अब हर्षदा के पास चला जाए और शुरुआत करी जाए कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स की और बाकी की खबरों की। ल्यूपिन के साथ शुरुआत कर रहा हूं और क्योंकि फार्मा आपके रडार पे सतपुते साहब, आप ल्यूपिन का चार्ट भी प्लीज रेडी रखना। क्या मूव्स आ रहे हैं, कितना और दमखम नजर आता है ये आपसे जान लेंगे। हर्षदा, लेकिन नंबर्स कैसे? आशीष, वैसे अगर देखें तो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा मिस लग रहा था, स्पेशली रेवेन्यू फ्रंट पर, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर हमने देखा है एक एडजस्टेड प्रॉफिट के फिगर पर ज्यादा फोकस करना है। तो 52% बढ़कर इनफैक्ट मुनाफा आया है। एडजस्टेड प्रॉफिट इनका 550 करोड़ पर है। कंपनी ने करीब 201 करोड़ का इम्पेयरमेंट रिकॉग्नाइज किया है कुछ टैंजिबल एसेट्स के अकाउंट पर। उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो एडजस्टेड प्रॉफिट 550 करोड़ के आसपास का। अब देखिए रेवेन्यू का फिगर 12% तक की ग्रोथ है, 4,960 करोड़ का ये फिगर आया है। एक्सपेक्टेशन थी 5,000 के ऊपर निकलेगा, वहां पर एक हल्का सा मिस जरूर है। इबिट्टा लेवल पर आप देखिएगा एक बीट है, 996 करोड़ के आसपास वो फिगर आता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन्स बड़े हैं 20.1% के आसपास, उम्मीद से बेहतर है मार्जिन्स। अब ब्रेकडाउन आप देखिए यूएस बिजनेस में क्या हुआ। यूएस बिजनेस में कंपनी ने डिलीवर किया है $209 मिलियन तक का रेवेन्यू। ये इंपैक्ट इसीलिए करेगा क्योंकि ये 209 से 213 मिलियन डॉलर की रेंज कंपनी ने दी थी, तो लोअर रेंज को दरअसल मीट कर रहा है। साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा डिप देखने को जरूर मिला है। इंडिया बिजनेस में 8% तक की ग्रोथ देखी गई है। एस्टिमेट था 10% ये मार्केट ग्रो होगा, लेकिन ईमिया जैसे मार्केट्स में हमने देखा है, रशिया जैसे मार्केट्स में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। वो एक चीज है जो पॉजिटिव है। साथ ही एक और ड्रग को अप्रूवल मिलता हुआ, एक ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन को दरअसल अप्रूवल मिल गया है जो ग्लोकोमा को ट्रीट करती है। $77 मिलियन तक का मार्केट है। लुपिन पर इनफैक्ट हम काफी चर्चा कर चुके हैं पहले भी, और इस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी दरअसल इशारा कर रहे हैं कि स्टॉक आगे परफॉर्म करेगा। ओके, ल्यूपिन बढ़िया नंबर्स हैं और एक यूएसएफडीए से ड्रग अप्रूवल भी हाथ आता हुआ। नोमोरा के प्राइस टारगेट्स आपकी स्क्रीन पे सतपुते साहब। अच्छा एक मिनट, उससे पहले जरा बड़ी खबर भी तरफ। इसका फ्यूचर में कल का क्लोज है और आज मुझे लगता है 1685 और 1700 और 1700 ये इसका एक आप कह सकते हैं कि सप्लाई जोन है। अगर ये जोन पार करता है, जो कि जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, खुलते ही मुझे लगता है इस सप्लाई के ऊपर खुलेगा, तो कम से कम 150 पॉइंट्स का, क्योंकि ये चैनल है, फॉलिंग चैनल है, 150 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट अनफोल्ड होता है। तो 1840 ये इसका पोजिशनल टारगेट होगा। रही बात स्विंग ट्रेडिंग की, तो 1740 1750 तक का पहला टारगेट होगा। सो लुपिन इज अ क्लियर कट बाय। इनफैक्ट और एक चीज ऐड करूंगा, कल इसमें यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बहुत अच्छी तरह से बढ़ा था, 8% जंप था, तो इट्स अ बाय इन लुपिन। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। गोदरेज कंज्यूमर की चर्चा चल रही थी, तब कुछ दिक्कतें आ गई थी। गोदरेज कंज्यूमर के नंबर्स थम्स अप है। हाँ, वो एक एडजस्टमेंट के चलते आपको तगड़ा घाटा जरूर दिखेगा, अदरवाइज हर पैरामीटर पे नंबर्स स्ट्रांग। बैती साहब, तेजी करोगे क्या गोदरेज कंज्यूमर? वैसे भी एक आउट परफॉर्मर है अपने स्पेस का। जी आशीष जी, सेटअप अच्छा बना हुआ है चार्ट्स पे और कंटिन्यूअसली आई थिंक मिड अप्रैल से ही हायर हाइज के पैटर्न्स इसमें बन रहे हैं। कल फ्लैट जरूर क्लोज हुआ और वो पॉजिटिव रहा है स्टॉक के लिए। हमें लग रहा है कि इसमें आज शायद 1290 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो खरीदारी की ही सलाह रहेगी इसमें। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1230 का कैसे मेंटेन करके पोजीशन खरीदारी की तरफ बनाई जा सकती है।
तीसरा वायदा का नंबर है गुजरात गैस, जिस पे मानस ने ऑलरेडी एक फोनर जुड़ गया। विनोद गोयल जी जुड़े गए हैं हमारे साथ। विनोद जी गुड मॉर्निंग, मेरी आवाज आ रही है इस बार आपको? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। ओके विनोद जी, पहले बताइए, ये कंफर्म कर सकते हैं क्या कि अब जो ट्रेडिंग आर एक्सटेंशन होना था वो नहीं होगा? नहीं, ये तो अभी सेबी का ही सेबी का न्यूज मेरे को अभी आया है व्हाट्सएप में, तो मैंने पढ़ा है। तो सेबी ने कारण बताया है कि अभी इसका एक्सटेंशन नहीं कर रहे हैं। उसमें डिटेल में मैं नहीं गया हूं, लेकिन हमारे एसोसिएशन में जो हमने उस समय एक व्यू लिया था एक्सटेंशन का, वो हम लोगों ने सारे आपस में सलाह करके किया था, क्योंकि वो खाली इंडेक्स फ्यूचर के लिए हो रहा था। और उसमें भी हमारी कंडीशन थी कि अगर बैंकों का और इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मैच करना चाहिए, नहीं तो उसमें अगर लेट आवर्स में कहीं कोई प्रॉब्लम आई तो हम किसको कांटेक्ट करेंगे। ओके, तो अभी आपका प्रपोजल सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए था, स्टॉक्स के लिए नहीं था पहले भी? हाँ, तो सर हमारा तो यही स्टेंस है कि हमारे मेंबर्स की जैसी इच्छा होती है उसके अनुसार हम अपना व्यू देते हैं। तो उस समय हमारे मेंबर्स ने जैसा हमको बोला था कि ठीक है हम राजी हैं एक्सटेंशन करने के लिए। अब ये आया है सेबी का कि भाई अभी टाइम राइट नहीं है, यानी उनको ये समझ में आया होगा कि भाई वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अभी हमारा पूरा इन प्लेस नहीं है और वो टाइम राइट नहीं है। तो हमें ये भी स्वीकार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या कि एनमी ने भले ही हाँ बोला हो, लेकिन छोटे ब्रोकर्स ने कंसर्न बताई हो सेबी को कि शायद बड़े ब्रोकर्स तैयार हैं लेकिन छोटे ब्रोकर्स के पास अभी भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए? नहीं, वो चीज तो शाश्वत है, वो तो आज नहीं तो कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या है कि एक सर्वसम्मति बनाई जाती है कि भाई व्यापारिक लोग हैं तो व्यापार में अगर बढ़ता है और अगर एक्सचेंज है और सेबी हमारा रेगुलेटर है वो चाहते हैं तो हम लोग अपने को उसके अनुसार ढालेंगे। उस समय वो एक स्वीकृति बनाई गई थी और हमारा उसमें हम लोग गोइंग बैक नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आज सेबी ने जब ये डाला कि साहब हमें नहीं दे रहे हैं सैंक्शन, तो उन्होंने कंसीडर किया होगा ना कि वो जो हमने असुविधाएं बताई थी वो असुविधाओं का निराकरण नहीं हुआ, इसलिए हम नहीं एक्सटेंशन करें, तो हम उसके लिए भी तैयार है। वो बात मैं समझ गया आपकी। तो लेकिन अभी के लिए माना जाए कि अभी के लिए प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया और अब दोबारा रिविजिट होने में टाइम लगेगा इसको? हाँ जी। तो एटलीस्ट अगले 1-1.5 साल के लिए मान लें कि अब ये बैक बर्नर पर रहेगा इशू, अब ट्रेडिंग टाइम वही रहने वाला है 3:30 तक का ही? हाँ, अभी तो जो ऐसा सेबी का ही आया है न्यूज तो वही रहेगा। ठीक है। नेचुरली। और आपकी तरफ से क्या दोबारा प्रपोजल जाएगा, कोई टाइम गैप होगा उसके बाद प्रपोजल जाएगा कि दोबारा सर्वसम्मति बनी है यहाँ पर? अगर प्रपोजल आता है उस समय क्या वो लिखते हैं, क्या उन्होंने हमारे शंकाओं का निराकरण किया है, तो उस समय फिर हम लोग बैठेंगे, हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें हम लोग एक डिसीजन लेंगे सर्वसम्मति से। नहीं, लेकिन विनोद जी इसमें इशू ये था कि बहुत लोगों का ये मानना था कि कैश की ट्रेडिंग नहीं बढ़नी चाहिए थी लेकिन सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर्स बढ़ सकता था। क्या आपको लगता है कि वो अभी भी इंटैक्ट है? जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करता है उसी तरीके से डोमेस्टिक ट्रेडर्स को भी एटलीस्ट इंडेक्स फ्यूचर ट्रेडिंग करने का मौका मिलना चाहिए? नहीं, मिलना चाहिए। तो उसके साथ और भी तो एसोसिएटेड कंडीशंस है ना कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बैंकिंग का और उसका सब इन प्लेस रहना चाहिए, तो वो शायद इन लोगों को लगा कि नहीं हो पा रहा है। नहीं, लेकिन बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी आज की डेट में क्या दिक्कत है जब सब कुछ डिजिटल है? तो सर डिजिटल की आप बात कर रहे हो अनुज जी, प्रैक्टिकल में हमारे मेंबर्स का रोज रहता है कि वो फाइल मार्जिन फाइल नहीं आई, ये नहीं आई, वो नहीं आई, इशूज तो रहते ही हैं, टेक्निकल इशूज भी रहते हैं, तो वो अपनी जगह है। अगर सब चीज ठीक है तो उसके अनुसार हम लोगों ने जो कहा था उस समय, तो हम लोग उसके लिए उस समय भी राजी थे। और आज अगर ये कह रहे नहीं है तो अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अभी आज के दिन। अगर फिर शुरू होगा तो फिर उस समय की कंडीशन के अनुसार हम उसको बोल सकते हैं कि भाई लागू किया जाए। एनमी के ज्यादा, मतलब आपने बोला कि सर्वसम्मति शायद नहीं बनी हो, आपके खुद के जो ब्रोकर मेंबर्स थे उनमें से कितने लोग तैयार थे ट्रेडिंग एक्सटेंशन के लिए और कितने लोग तैयार नहीं थे? वो संख्या अभी पता नहीं है, लेकिन जो भी हमने आपस में बातचीत करके जो बोला था वो बताया था। ऐसा कोई नहीं है कि कितने तैयार है। अब 900 मेंबर चारों तरफ पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं, हाँ। इसमें हम कैसे बताएं आपको? नहीं, क्योंकि कोई ऐसा कोई ये
जनमत संग्रह वाला हिसाब तो है नहीं, नहीं। जनमत संग्रह की तो बात नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं खुद काफी जगह पर जाता रहता हूं जहां पर काफी ब्रोकर्स आते हैं, जो मुझे फीडबैक मिलता था कि मेजॉरिटी तैयार नहीं थी। तो उसमें क्या मतलब सेबी को भी क्या यही फीडबैक मिला हुआ कि मेजॉरिटी एक्चुअली तैयार नहीं है? जो आपको फीडबैक मिला वो आपकी जगह सही था, उसीलिए हो सकता है, क्योंकि सेबी भी तो अपने उसका भी तो अपना एक तंत्र है जहां से वो समाचार लेती रहती है, और या जब प्रपोजल था एनएसी का उन्होंने नहीं दिया, तो अब हम क्या कर सकते हैं बताइए। चलिए, एक आशीष भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। सारी बात तो आपने बड़े तरीके से कर ली, समझ गया मैं। पर विनोद जी, ये जो खबर आई है कि फैसला टल गया है, ये बताओ आप खुश हो कि अपसेट हो? नहीं, हम तो सर हर स्थिति में खुश है। हमारा रेगुलेटर जैसे बोलता है, हमारा एक्शन जैसे बोलता है, हम तो उसके अनुसार चलते हैं। हमें इसमें खुशी ना खुशी की कोई बात नहीं है। ओके, तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आज हमारे साथ बात करने के लिए, और सारी चीजों पर आपने बात की, और अभी के लिए माना जाए कि ये प्रस्ताव अब ठंडे बस्ते में चला गया है। हाँ, जैसा ये सेबी ने आया है, मैंने भी अभी जस्ट उसमें पढ़ा है पूरा। ये ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया क्या? कोई ऑफिशियल चैनल से नहीं पता चला अभी ना? नहीं, ये हमारे एनमी मेंबर्स में व्हाट्सएप में किसी ने वो कोई न्यूज़पेपर की कटिंग से दिया है, हमारे को कोई कम्युनिकेशन नहीं था। और मैं भी जो अभी मैं जैसे ही आपका फोन आया वो देखा हूँ, तो ये जो मैं आपको प्रतिक्रिया दे रहा हूँ ये भी उसके ऊपर दे रहा है। अगर उसके अंदर ज्यादा डीप में जाने पे अगर कुछ बातें निकलती हैं तो फिर उसके अनुसार एक अलग से फिर उसका व्यू बनाया जाएगा। ऑल राइट विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और सुबह सुबह आपने एक हमारे लिए तो एटलीस्ट एक अच्छी खबर दी। हम तो खुश हैं, हम ये बात कह सकते हैं। अब क्योंकि वो थोड़ी सी दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ जाती है हमारे लिए, लेकिन थैंक यू सो मच, आज हमारे साथ जुड़े आप और ये पूरे की पूरे मामले को आपने क्लैरिफाई किया। तो बिल्कुल, तो अब देखिए, अब एक चीज़ क्लियर हो गई है आशीष की अभी कुछ टाइम के लिए अब आप उसको ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। हाँ, परफेक्ट है। चलिए, अब बहुत सारे रिजल्ट्स कवर करने थे, अब गुजरात गैस पे जा रहा था। अब एक काम करें, सारे रिजल्ट्स की मैपिंग कर लेते हैं। अच्छा, गुजरात गैस सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि मतलब कंफ्यूजन है, दिख तो अच्छे रहे थे, एक ब्रोकर ने सुबह सुबह आके कहा कि खराब लग रहे हैं, नंबर्स हैं कैसे, अदरवाइज बाकी कौन कौन से रिजल्ट्स? अब मुझे भी दिक्कत अच्छे रहे आशीष, अब वो ब्रोकरेज रिपोर्ट डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। प्रॉफिटेबिलिटी में 86% का इजाफा है, ये इनफैक्ट 409 करोड़ पर आया, रेवेन्यू 5% बढ़ा है, साथ ही एबिटा में 47% से ज्यादा की ग्रोथ है, और मार्जिन्स एक्सपेक्टेशन 13% का था, मार्जिन्स आए हैं करीब 14.3%। नंबर्स वैसे अच्छे दिख रहे हैं। अच्छा, अब नोवेलिस के नंबर्स आए तो उस लिहाज से आप हिंडाल्को रेडार पर रखेंगे। नोवेलिस के केस में प्रॉफिटेबिलिटी 6% बढ़ी है, हालांकि रेवेन्यू घटा है, नेट इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेशल आइटम्स में करीब 2% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है। सीजी पावर रेडार पर रखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 45% तक की गिरावट है, 234 करोड़ का ये फिगर आया है। रेवेन्यू हालांकि बढ़ा है, 15% बढ़कर आता हुआ, और एबिटा में 3% की ही ग्रोथ है। मार्जिन्स करीब 150 बेसिस पॉइंट करेक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। इंडस्ट्रियल सेगमेंट में सेल्स में करीब 5% का पिकअप है, लेकिन यहां पर मार्जिन्स कम है। पावर सिस्टम बिजनेस ज्यादा बेहतर कर रहा है, वहां पर 39% तक की ग्रोथ सेल्स में देखने को मिली है, और मार्जिन्स अच्छे खासे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। अब आते हैं गुड बैड अगली पर, तो ज्यादा खराब नंबर्स में आप रूट मोबाइल, गुजरात फ्लोरो और डीसीएम को डालेंगे। डीसीएम श्रीराम, वो टेबल सामने आ जाएगा। रूट मोबाइल के केस में प्रॉफिटेबिलिटी में दबाव देखने को मिला है, एबिटा में दबाव है, आय इनकी बहुत मामूली सी बड़ी है, ये अच्छे नतीजे हैं। हैप्पीएस्ट माइंड का परफॉर्मेंस अच्छा है, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, सेलन एक्सप्लोरेशन, ऑलसेक टेक्नोलॉजीज ये अच्छी कैटेगरी में डाले हैं। लेकिन खराब नंबर्स भी आपके सामने आएंगे, जिसमें 3 कंपनियों पर ज्यादा रिएक्शन आएगा, रूट मोबाइल, गुजरात फ्लोरो और साथ ही साथ डीसीएम श्रीराम, इन्होंने किया है डिसअपॉइंट। 2 स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे, और मुथूट माइक्रो फाइनेंस परफॉर्मेंस डिसेंट है, ब्याज से आय 49% बढ़ी है, प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा खासा इजाफा है 26% का, डिस्पर्सल्स में पिकअप है, और मार्जिन 13.5% पर है। एचपीसीएल, बीपीसीएल दोनों की बोर्ड बैठक कोइंसिडेंटली 9 मई यानी कि परसों है, और नंबर्स के साथ साथ बोनस पर दोनों कंपनियां विचार करेंगी, तो ये दोनों स्टॉक्स आज इंपॉर्टेंट है। रखिए सारे स्टॉक्स रेडार पे। ये जो एनएससी ने अपडेट दिया है, ये बड़े ब्रोकर्स के लिए खराब खबर है, क्योंकि वो अच्छा खासा मार्केट शेयर रेस्ट कर सकते थे। पालविया साहब का अपसेट फेस आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा हमारे साथ पैनल में जुड़ते हुए। पालविया साहब, आज का प्रेफर्ड टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो देखिए, ये
न्यूज अच्छी भी है और खराब भी है, दोनों ही है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखिए बिजनेस जरूर बढ़ता है इससे, लेकिन वर्किंग आवर्स बढ़ते तो वर्कलोड भी सबका बढ़ता, और आई थिंक उसको इम्प्लीमेंट करना भी थोड़ा सा टफ ही था अगर ये वर्किंग आवर्स बढ़ते और ट्रेडिंग आवर्स बढ़ते तो। आज का जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड में देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश है, और हमें लगता है जिस तरीके से ऑटोमोबाइल स्पेस में एक मोमेंटम बना हुआ है, यहाँ पे हमें लगता है अशोक लीलैंड जिस तरीके से 200 के ऊपर ही सस्टेन होते हुए दिख रहा है। जो ब्रेकआउट यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी यहाँ पे बनते हुए दिखे, हमें लगता है यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख सकता है। अशोक लीलैंड के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 210 से लेकर 212 तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 197 के आसपास। अशोक लेलैंड गजब का मूव ये स्टॉक डिलीवर कर रहा है। पालिया साहब का आज का प्रिफर्ड पिक। क्विकली आज के इलेक्शन सिलेक्शन की बारी। इलेक्शन रिलेटेड तड़का तो है ही। फेज 3 की आज पोलिंग अंडरवे है एज वी स्पीक। तो गौरांग और मानस के पास चलना है, उनसे जानना है उनकी बेहतरीन आइडियाज। गौरांग सर, पहले आपके पास इलेक्शन सिलेक्शन में क्या चुन के लाए सर? तो आशीष, हमने 2 हफ्ते पहले शायद एक कंपनी का जिक्र किया था रक्षा क्षेत्र की, जो कि भारतीय नौसेना को बहुत बड़ी सहायता कर रही है, वो कोचिन शिपयार्ड। और ये करेक्शन भी आया है, उसी पर हम दोबारा राय देना चाहेंगे निवेश के लिए। और जो हमने तभी लक्ष्य बताए थे करीबन 1400 के आसपास के, वो बहुत ही करीब के और साधारण लक्ष्यांक है। जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है और आने वाले समय में इंडिजिनस एयरक्राफ्ट बनाने की बात कर रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी भारतीय नौसेना के पास 2 इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, तीसरा के ऑर्डर बहुत जल्द मिल जाएंगे कोचिन शिपयार्ड को। तो ये करेक्शन आया है, तो दोबारा हम कोचिन शिपयार्ड पर ही जोर देना चाहेंगे और वहां पर निवेश की राय देंगे। 1400 का बहुत ही न्यूनतम और नजदीक का लक्ष्यांक है कोचिन शिपयार्ड। क्विकली मानस से जान लिया जाए। मानस, आपका प्रिफर्ड पोजिशनल पिक? तो देखिए, मेरा जो पोजिशनल पिक है वो अशोक लेलैंड है, जो अभी पालविया जी ने भी डिस्कस किया। यहाँ पर अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखें तो काफी समय के बाद, करीब करीब 8 मंथ के कंसोलिडेशन के बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। मंथली चार्ट पे हम इसे फ्लैग पैटर्न की तरह देखेंगे, तो कम से कम 230 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे, और आपके स्टॉप लॉसेस 184 के रहेंगे। बहुत बढ़िया। कोचिन शिपयार्ड और अशोक लेलैंड रखिए रडार पे। गावा सर का कन्विक्शन अशोक लेलैंड पे बढ़िया पे ऑफ करता हुआ। खैर, मुनाफे की तैयारी समेट रहा हूं। शुरुआत पहला सौदा की। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।